हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जो है एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं यूनिट वाइज। अभी तक मैंने यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक का पीवाईक्यू मैंने सॉल्व कराया है। 2022 और 23 के जितने भी प्रश्न हैं फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के, उन सभी प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है। तो पिछले क्लास आप लोग जाकर देख लेना, बिल्कुल रिवाइज आप लोग कर लेना सभी प्रश्नों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्लासेस हैं, उसका जो है प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसका विकास का पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की क्लास में हम 2020, 21, 22, 23, ठीक है, 2020, 21, 22, 23 के सभी प्रश्नों को हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। क्लास पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे, ठीक है। जिन्होंने कर लिया है वो कमेंट कर देंगे और लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और हाँ, एक बात बतानी थी आप सभी को। अभी जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसका विकास का जो पीवाईक्यू हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इस क्लास में एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे लगता है कि एनटीए का फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, तो अभी बताऊंगी मैं बीच में कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करिए और देखिए जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सही है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। देखिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले जो है कौन सा भाषा यहाँ पे आएगा। सबसे पहले नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले तो आएगा यहाँ पे पहली प्राकृत, है ना। पहली प्राकृत सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा सौरसेनी, पूर्वी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी, है ना। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3 सही आंसर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। पुर्तगाली, अरबी, तुर्की या हिंदी। राइट आंसर क्या होगा। पुर्तगाली का यहाँ पे ये दूसरा नाम भी दिया गया है, ठीक है ना, पोर्चुगीज। ठीक है, तो आप लोग इस नाम को भी ध्यान रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा अरबी का, ठीक है ना। अरबी का मूल शब्द है ये पुर्तगाली, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है। जलद, नाक, कान, पर। ऑप्शन देख के ही आपको जो है आंसर पता चल गया होगा। जलद, है ना, जलद जो है यौगिक है, ना कि रूढ़। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण कौन से हैं। इनमें से आपको बताना है तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं। तालव्य वर्ण हो जाएगा च और जा, है ना। 1 और 4 सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती। इसी प्रश्न के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती। अब इस प्रश्न को देखिएगा कितनी बार रिपीट हुआ है। अरबी भाषा सही जवाब होगा, आप सभी को पता है अरबी भाषा। मुझे नहीं लग रहा कि ये पेपर कठिन है, लेकिन आप लोग रिवाइज करिए, आपको ये पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से जो है यूनिट फर्स्ट से जो है किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो और भी 2022 का जो लेवल है पेपर का वो आप लोग देखेंगे, तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी भी करिएगा, ठीक है। लेकिन पुराने प्रश्नों को या जो पहले के प्रश्न जो पूछे गए हैं, सिंपल जो प्रश्न हैं उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि आसान प्रश्न ही गलत होता है, कभी कभी क्या अक्सर यही होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा कि ये तो मुझे आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे, ठीक है। रिवाइज करते रहिएगा आप लोग।
छठा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, अंग्रेजी। आर्य भाषाओं में कौन कौन सी भाषा है आप सभी को पता होगा। संस्कृत भी शामिल है, प्राकृत भी है, अंग्रेजी भी है, तुर्की नहीं है। ठीक है, तुर्की भाषा जो है आर्य भाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का जो है जवाब देना है। सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? सबसे पहले आएगा प्राचीन प्राकृत, है ना, प्राचीन प्राकृत आएगा। उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद जो आएगा सौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 1, 3, 2, 4, है ना। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। 8वां प्रश्न देखेंगे, आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कौन सी बोली कहाँ की है ये हमें बताना है। ठीक है, राजस्थानी का हो जाएगा बोली मालवी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का हो जाएगा कन्नौजी। पूर्वी हिंदी का हो जाएगा छत्तीसगढ़ी और बिहारी हिंदी का हो जाएगा भोजपुरी। तो सही जवाब होगा 4, 3, 2, 1, है ना। 4, 3, 2, 1 राइट आंसर होगा। देखते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है, 4, 3, 2, 1। आगे बढ़ें, 9वां प्रश्न देखेंगे, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार जो है कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं ये आपको बताना है। पढ़ लीजिए आप लोग। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है, हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। यह सारे भारत का एक माध्यम हो। ठीक है, दूसरा देखेंगे, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। तीसरा देखेंगे, भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किया जाए। चौथा ऑप्शन देखेंगे, उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो आप जो है ऑप्शन पढ़ के आपको पता चल गया होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखेंगे, पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, तीसरा नहीं सही है, चौथा सही है। ठीक है, भारत सरकार का प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में होना चाहिए, गलत है ना। अंग्रेजी में का हिंदी में होना चाहिए, ये लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। चलिए कूट में देखते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, 1, 2 और 4। ठीक है, ये देखेंगे नवंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट के अभी हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है हम सेकंड पे आ गए। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है। इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द फारसी का है। फारसी शब्द आए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, फ से जो शब्द होते हैं ना, जैसे यहाँ पे फीस लिखा है, तो आप लोग ये अनुमान मत लगाना, गेस मत करना कि यही राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा, है ना। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इसका दाग जो है फारसी शब्द है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 343 के संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन 1 देखेंगे, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो। क्या ये सही है? दूसरा ऑप्शन देखेंगे, शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। तीसरा ऑप्शन, राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। चौथा ऑप्शन है, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप यहाँ पे जो है सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा।
है ना। चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो आप देखते ही आप समझ के होंगे। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है ना। पहला बिल्कुल सही है और दूसरा बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 और 2 सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं विकल्प में, ऑप्शन बी 1 और 2 सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं, ठीक है। कौन सा शब्द इसमें रूढ़ है, यौगिक नहीं है? पीला, झटपट, घुड़सवार, पंकज। सही जवाब क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का? पीला हो जाएगा, है ना। रूढ़ है, यौगिक नहीं, ठीक है, पीला हो जाएगा। ओके, झटपट भी यौगिक है, पंकज और घुड़सवार, घुड़सवार घोड़े पर सवार, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। आप बोली से देख रहे हैं किस तरीके से जो है प्रश्न, इसी तरीके से जो है प्रश्न पूछा गया है। आगे भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वहाँ भी आपको मिलेगा ऐसे प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखेंगे, पश्चिमी हिंदी का हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी का हो जाएगा बुंदेली, पूर्वी हिंदी का हो जाएगा यहाँ पे बघेली, और बिहारी हिंदी का मगही, राजस्थानी का मेवाती। सही जवाब होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 राइट आंसर है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी 2 3 4 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, ठीक है। दूसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे भी अरबी, ठीक है। ऑप्शन में ज़रूर आपको अरबी मिलेगा। 15वां प्रश्न देखेंगे। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है सबसे पहले आएगा सौर सेनी, ठीक है। उसके बाद आएगा नागर अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। बिल्कुल सही क्रम में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रश्न जो है पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौर सेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। 1 2 3 4 सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 16। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग का जो प्रकाशन है वो हो जाएगा 1955, है ना। राष्ट्रपति का आदेश, राष्ट्रपति का आदेश का हो जाएगा यहाँ पे 60। मैंने इसको राष्ट्रपति का आदेश बीच में लास्ट में श आ रहा है ना, तालब्य श, उससे मैंने याद किया है 60, आदेश और 60, ठीक है। और राजभाषा अधिनियम, नियम आ रहा है ना, ई का साउंड आ रहा है अधिनियम में, ठीक है। राजभाषा अधिनियम तो 63, ठीक है। 63 में भी ई का साउंड आ रहा है, तो ऐसे मैंने इसको याद किया है। मैं अपना बता रही हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप लोग भी याद कर लेना, ठीक है। और इसमें राजभाषा नियम, राजभाषा नियम है 76, ठीक है। अधिनियम और नियम में कन्फ्यूजन नहीं होना है। राजभाषा अधिनियम का 63 याद रखेंगे तो राजभाषा नियम अगर ये याद है तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। राजभाषा अधिनियम जो है 76 में है। सही जवाब होगा यहाँ पे 2 3 4 1, ठीक है। 2 3 4 1। चलिए देखते हैं विकल्प में 2 3 4 1। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। राय, खेत, दाहिना, कवि।
सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। सही जवाब होगा कभी। ठीक है, कभी जो है तद्भव शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ उच्चारण स्थान दिए गए हैं और यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं। ओष्ठ का हो जाएगा यहाँ पे पा। ठीक है ना, ओष्ठ हो जाएगा पा। दंत ता होगा। कंठ का हो जाएगा गा, का खा गा गा अंगा है ना, कंठ। तालव्य का हो जाएगा चा, चा छ ज ज ञा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1 है ना, 2 3 4 1। विकल्प में देख लेते हैं 2 3 4 1, ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। 2021 में आया था प्रश्न, 2 बार ये भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अग्नि, भ्राता, आज्ञा, किसान। तो आपको पता चल गया होगा, राइट आंसर हो जाएगा किसान। ठीक है ना, किसान जो है तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। इब्रानी, अरबी, हब्सी, फारसी। फारसी भाषा। ठीक है ना, फारसी भाषा सही जवाब होगा। बाकी तीनों ध्यान रखेंगे शामी भाषाओं में आते हैं, इब्रानी, अरबी और हब्सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। फिर से ये प्रश्न जो है ये रिपीट हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। 2020 में भी आया था, 2021 में भी है। ठीक है, राष्ट्रपति का आदेश हो जाएगा 1955। संसद की राजभाषा समिति का सुझाव कब दिया गया था। 1959 में है ना, 1959 सही जवाब होगा। राजभाषा अधिनियम आपको मैंने पहले बताया 1963 और संकल्प हो जाएगा 1968। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 2 3 4 1 है ना, देख लेते हैं 2 3 4 1। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 2 3 4 1। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तीसरी बार या चौथी बार है ना। आग, बयार, पंख, अक्षर, इसमें से तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है इसमें से। तब तक आप लोग क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। हाँ चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। राइट आंसर हो जाएगा अक्षर, है ना, अक्षर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। देख सकते हैं ये प्रश्न जो है चौथी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चौथी बार प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरबी, अरबी सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, अब वहाँ पे ये वाला प्रश्न जो है आप देख सकते हैं 2022
फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न आया था ये, और यही प्रश्न जो है 2022 सेकंड शिफ्ट में भी आया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तुर्की। ठीक है ना, तुर्की यहाँ पे सही जवाब है, शामिल नहीं है आर्य भाषाओं में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, इनमें से आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा राय। ठीक है, राय राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है। आपको बताना है भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खलिक बारी। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा खलिक बारी। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1955, है ना, 7 जून 1955। 7 जून भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। आपको बताना है बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। सही जवाब है अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी। कौन सी बोलियां किससे विकसित हुई हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है। एक एक प्रश्न ये जो है यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछे ही जाएंगे, ये मत सोचिए आप लोग कि रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, रिपीट होता है, बिल्कुल होता है। आप लोग देख रहे हैं मैं 2020 से क्वेश्चन सॉल्व कराती आ रही हूँ, और कितने प्रश्न जो है, कई प्रश्न तो एग्जिट वही प्रश्न सेम टू सेम रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि नहीं है, सॉरी कौन सी है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। सही जवाब है झ। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। तीसरा ऑप्शन है, स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकलती है। चौथा ऑप्शन, सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते। पांचवा, मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो आप देख सकते हैं कि 2023 में जो है किस तरीके से जो है व्याकरण से प्रश्न आया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग भी अपनी तैयारी करिएगा। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से मूल 10 स्वर होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा सही होगा, सभी स्वर, सॉरी तीसरा सही होगा। ठीक है, दूसरा सही हो गया, फिर तीसरा होगा, स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकलती है, बिल्कुल सही है। पांचवा सही हो जाएगा। ठीक है, मात्रा के आधार पर 2 प्रकार, मात्रा के आधार पर स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, 2, 3, 5 सही है। यहाँ पे दिया है कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, जबकि किया जा सकता है, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का अगर हम चयन करें तो सही जवाब हो जाएगा 2, 3, 5। 2, 3, 5। ठीक है, ऑप्शन बी 2, 3, 5 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे,
क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 देखते हैं, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या ये सही है? ऑप्शन 2 है, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। ठीक है। पांचवा ऑप्शन देखेंगे, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। तो क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, बिल्कुल सही है। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है कर्म का होना अकर्मक में? बिल्कुल नहीं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में 2, 3, 5 है ना। 2, 3, 5 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ना, क्रिया से पूछा, यहाँ पे स्वर से भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग भी अपनी तैयारी करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तत्पुरुष समास कौन सा है इसमें से? तत्पुरुष समास हो जाएगा शिवालय, है ना। द्वंद्व समास हो जाएगा लव और कुश। अव्ययी समास हो जाएगा यथामति और बहुव्रीहि समास हो जाएगा चक्र प्राणी, है ना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 सही जवाब है। देखते हैं ऑप्शन डी 3, 1, 2, 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे देवनागरी लिपि, है ना। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले के बाद में क्रम में लगाइए। ऑप्शन 1 देखेंगे, डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद, महादेव गोविंद नराने का सुझाव, या काका कलेरका की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। सबसे पहले कौन आएगा और सबसे बाद में, है ना। पहले के बाद एक क्रम में लगाना है आपको, आप सभी को। तो यहाँ पे चलिए मैं बताती हूँ, देखते हैं। आप सभी को पता होगा, पढ़े होंगे आप लोग ज़रूर। सबसे पहले आएगा दूसरा, है ना, महादेव गोविंद रनाडे का सुझाव। 2 आएगा, उसके बाद हो जाएगा चौथा आएगा। ठीक है ना, सही बता रही हूँ ना। कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप लोग अगर गलत हुआ तो। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, है ना, 4 हो जाएगा। उसके बाद आएगा तीसरा काका कलेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। उसके बाद होगा 5वां आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद, 5। उसके बाद राधा कृष्णन। ठीक है, 2, 4, 3, 5, 1 आंसर यहीं पे है, मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक है, ऑप्शन बी 2, 4, 3, 5, 1। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है नीचे जो है कथन दिए गए हैं और उसके जो है कारण दिए गए हैं। ठीक है, चलिए हम कथन को पढ़ते हैं। भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कारण भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे प्रबल कारण है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे जो है ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे भी यह कथन वाले क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। कथन है बघेली बोली के अन्य 2 नाम लरिया और खल्लाटी भी है। कथन दूसरा है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार
अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 जो है सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आएगा, फिर गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी में जाके हम लोग गुप्त हो गए, फिर कुटिल हो गए, फिर अपने देवनागरी में आ गए। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5 है ना। अनुनासिक व्यंजन कितने होते हैं? 5 ही तो होते हैं ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? 2023 में आया था, सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2023 सेकेंड शिफ्ट में आया था, 1957 में। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन जो है 1957 में किया गया था। और इसी तरीके से और भी समितियां हैं, उनका भी आप लोग प्रकाशन वर्ष के साथ याद करेंगे। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन है उनको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन सी हैं? बुंदेली बोली की उपबोलियाँ इनमें से कौन सी हैं? तो ये बुंदेली बोली की उपबोली जो है यहाँ पे हो जाएगा भदौरी, है ना। ऑप्शन सी, भदौरी, बनाफरी और खटोला। ठीक है, भदौरी, बनाफरी और खटोला, ये बोलियाँ जो हैं बुंदेली बोली की उपबोलियाँ हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2023 सेकेंड शिफ्ट में। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। देवनागरी लिपि के संबंध में जो है निम्नलिखित तथ्य कौन कौन से मिलते हैं? आप देख सकते हैं सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन देवनागरी लिपि से पूछा गया है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे घुमाया है। और फर्स्ट शिफ्ट में भी देवनागरी लिपि से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन 1, नाग लिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ है। नाग लिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ है। ऑप्शन 2, देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन, नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। क्या सही है? चौथा ऑप्शन है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। देवनागरी लिपि अक्षरिक नहीं है। क्या ये सही है? देवनागरी लिपि अक्षरिक नहीं है। बिल्कुल सही है, अक्षरिक नहीं है। सही जवाब होगा 2, 3, 4। ठीक है, 2 सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा, 4 सही होगा। सही है, 2, 3, 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 2, 3 और 4। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। प्रश्न है, अवधी और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। अवधी और ब्रज में जो है निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। ऑप्शन 1 है, अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। ऑप्शन 2 देखेंगे, अवधी में ए औ स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर ए औ के रूप में उच्चारित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देखिएगा आप लोग किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा गया है व्याकरण से 2023 में। ठीक है, ऑप्शन 3 देखेंगे, ध्वनि के स्तर पर अवधी अकारांत है जबकि ब्रज उकारांत, और ब्रज में जो है उकारांत। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखेंगे, अवधी में क्षतिपूरक
दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में कम है। 5वां ऑप्शन, अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा परसर्ग जोड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प नीचे हैं, वो दिखेगा नहीं, बहुत क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, तो आप लोग जो है पहले यहाँ सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मैं राइट आंसर बताती हूँ इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है पहला बिल्कुल सही है, अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है, या तो पता है अच्छे से, बिल्कुल राइट है। दूसरा, अवधि में ए औ स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में यही स्वर जो है उच्चारण होता है ऐ औ और औ के रूप में जो है उच्चरित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे 5वां सही हो जाएगा, अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों का व परसर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 1, 2, 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 1, 2 और 5। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, उच्चारण स्थान दिए गए हैं और यहाँ पे व्यंजन ध्वनियाँ। तालव्य का कौन से व्यंजन ध्वनि होगा? तालव्य का हो जाएगा च छ ज झ ञ। ठीक है, मूर्धन्य का हो जाएगा ट व ड द। ठीक है, कंठ का यहाँ पे हो जाएगा ट ठ, ये गलत दिया है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन बनाते समय इधर उधर हो गया मेरे से। ट ठ ड, यहाँ पे द नहीं ढ होगा। ठीक है, कंठ का होगा क ख ग घ ङ, और वर्ष का हो जाएगा यहाँ पे ल स न न। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी 3, 1, 2, 4। अब एक कथन का यहाँ जो प्रश्न है देखते हैं, कथन पढ़ते हैं सीधे। जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा होती है। कथन फिर से एक बार पढ़ती हूँ। ठीक है, जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय यानी बातचीत करती है वही राष्ट्रभाषा होती है। कथन 2, किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वह भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। कथन पढ़ के आपको पता चल गया होगा राइट आंसर क्या होगा इसमें। ठीक है, दोनों कथन बिल्कुल राइट हैं, बिल्कुल सही है दोनों कथन। ए और पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। ठीक है, कथन 1 और 2 सत्य है। ठीक है, तो ये रहे सभी प्रश्न 20 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्न यूनिट 1 से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ देने के लिए। ठीक है, प्लीज़ क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने कर लिया है वो लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। रिवीजन करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।